नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख चुके थे इससे पिछली ही क्लास में रस के बारे में, अर्थात जो हमारा रस टॉपिक था वो टोटल कंप्लीट हो चुका था। यानी हम जान चुके थे कि रस क्या होता है। और आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्णमाला, क्योंकि जो अधिकतर बच्चों की कमेंट्स थी उन्होंने कहा कि वर्णमाला स्टार्ट करा दीजिए। तो जो हमारा वर्णमाला है, हम वर्णमाला को देखेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं, जो हमारी वर्णमाला है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। इसमें एक शब्द है वर्ण और दूसरा है माला। अर्थात हमारी क्लास को कोई भी स्किप ना करे। यदि स्किप करोगे तो हो सकता है कि बीच में जो स्किप किए हुए वर्ड हैं वो छूट जाए और छूटने के बाद आगे का समझ में ना आए। ठीक है, तो जो हमारी वर्णमाला है इसमें दो शब्द हैं, एक है वर्ण और दूसरा है माला। यानी अर्थात हम कह सकते हैं वर्णों की माला। कि कहने का मतलब ये है, ऐसा मान लीजिए कि जिस प्रकार एक मोती की माला नहीं होती उसी प्रकार एक वर्ण की माला नहीं होगी। इसीलिए हमने क्या लिखा, वर्णों की माला। लेकिन ऐसा मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये हमारी मोतियों की माला है, कि ये मोतियों की माला है और ये अचानक टूट जाए, यानी इसके मोती बिखर जाए, तो क्या होगा, हम इसके मोतियों को आगे पीछे डाल सकते हैं। कि कौन सा मोती कहाँ पर है हमें नहीं पता, हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन यदि वर्णमाला के वर्ण बिखर जाएं तो हम उन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते, उन्हें एक व्यवस्थित क्रम देना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? यानी हमारी जो वर्णमाला है इसमें वर्णों की संख्या, जो कुल वर्ण हैं वो कितने हैं, 52 वर्ण हैं। लेकिन यदि आपसे बात की जाए कि लेखन के आधार पर कितने हैं, तो भी कितने हैं, 52 ही होते हैं। लेकिन पहले 55 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे। लेखन के आधार पर पहले 55 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, जिसमें से हमारे 3 वर्ण अब लुप्त कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि डालडा घी के डिब्बे पे ये बना हुआ आता था। ठीक है, और आपने देखा होगा एक ये बना हुआ आता था। ठीक है, और एक आता था ये। कहने का मतलब है ये जो है हमारा झ है, ये ए है और ये अण है। अब इनका केवल एक ही रूप रहा है, दूसरा रूप समाप्त कर दिया गया है, और जो समाप्त किया गया है इसे ही कहा जाता है अमानक वर्ण। ये क्या है, अमानक वर्ण है, अर्थात जो हमारी वर्णमाला से लुप्त हो गए हैं। ठीक है, बात की जाए वर्ण की, तो वर्ण क्या होता है मैं आपसे बता दूं, क्योंकि हम बहुत टाइम से कर रहे हैं कि वर्ण, तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपसे बता दूं, यदि ऑप्शन में वर्ण और ध्वनि दोनों दी जाए तो आपको मान्यता सर्वप्रथम देनी होगी ध्वनि को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि वर्ण और ध्वनि दोनों दी गई हैं तो हमें मान्यता देनी होगी ध्वनि को, बाद में वर्ण को। और एक बात और ध्यान रखनी है कि वर्ण स्वर रहित होता है।
स्वर रहित होता है। स्वर रहित मतलब कहने का है मतलब है कि स्वर से अलग होता है। जैसे कि यदि बात की जाए उदाहरण की तो ए यानी अर्थात हमारे जितने भी स्वर हैं वो सभी वर्ण होते हैं, लेकिन यदि मैं कै कबूतर लिख दूं तो ये अक्षर कहलाएगा जब तक इसके नीचे में हलंत ना लगा दूं। हलंत लगाने का मतलब है ये क्या हो गया, अब स्वर रहित हो गया और यही कहलाएगा हमारा वर्ण। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने अभी आपको कहा कि वर्णमाला का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। और व्यवस्थित समूह की बात हम करें तो व्यवस्थित समूह क्या होना चाहिए, व्यवस्थित समूह के हमें ध्यान रखना है कि हमारे वर्णमाला में वर्ण आ से स्टार्ट होते हैं, यानी ए, आ, ई, बड़ी ई, और जो समाप्त होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, है, हल पर। आपको ध्यान रखना है, बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि हमारी वर्णमाला ज्ञ ज्ञानी पर ख़त्म होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी वर्णमाला है वो ऐसे अनार से स्टार्ट होती है और है हल पर समाप्त हो जाती है। क्यों? सपोज कीजिए यदि कोई आपसे कहने लगे कि ज्ञ ज्ञानी कहाँ पर आता है, तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञ ज्ञानी जो है ये जय वर्ण के बाद में आता है। क्योंकि आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये 6 का जो क्रम है सभी को पता है ये किससे मिलकर बना है, आधा कै प्लस सै से। तो किस वर्ण के बाद आता है, कै वर्ण के बाद आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी वर्णमाला कहाँ पर समाप्त होती है हल पर समाप्त होती है। यानी अर्थात हमें अभी तक पता चला कि वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। पहले 55 हुआ करती थी, लेकिन ये वाले वर्ण जो हैं ये लुप्त हो गए हैं, अर्थात इन्हें हम कहते हैं अमानक वर्ण। ठीक है, और वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ही क्या कहा जाता है, वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। और वर्ण हमेशा स्वर रहित होता है। ठीक है, और जो हमारी वर्णमाला है इसे कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। यानी जो हमारी वर्णमाला है इसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। मैं लिख देता हूं कि वर्णमाला को माला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 आता है स्वर और नंबर 2 आता है व्यंजन। नंबर 1 आता है स्वर और नंबर 2 आता है व्यंजन। देखो यदि हम बात करें स्वर और व्यंजन की, ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। ठीक है, जिसमें से हम सबसे नंबर 1 पर पढ़ेंगे स्वर। नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे स्वर। कि स्वर क्या होते हैं, यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं और किसी की सहायता से मिलकर नहीं बने होते, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं और किसी की सहायता से मिलकर नहीं बने होते उन्हें ही क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए कुल स्वरों की संख्या
तो कितनी होती है? 13। लेकिन अब ध्यान रखना है, यदि आपसे अब पूछा जाए कि वर्तमान में, यानी अर्थात कहने का मतलब है देवनागरी लिपि अनुसार कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो देवनागरी लिपि अनुसार कुल स्वरों की संख्या अब 11 मानी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कि कुल स्वर कितने हैं, तो 13 हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखेंगे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अहा। ये हमारे 13 स्वर होते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि हमारे कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 होती है और 13 के 13 आपके सामने हैं। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे कहा जाए, यदि आपसे कहा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या पूछी जाए कि यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और किसे छोड़ा जाता है, अनुस्वार और दूसरा विसर्ग को छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, यदि हम बात करें कि क्यों छोड़ा जाता है, तो देखेंगे कि ऐसा मान लीजिए कि हमारे एक अनुस्वार है, यानी अंग और दूसरा अह, इन्हें छोड़ने का रीज़न क्या है, यानी स्वरों की संख्या में छोड़ने का रीज़न क्या है, हम ये देखेंगे। ऐसा मान लीजिए ये लेखन के आधार पर तो स्वर है, यानी जब हम इन्हें लिखते हैं तो ये स्वरों की ध्वनि यानी अर्थात स्वर हैं, लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये व्यंजन की आवाज़ देते हैं। किसकी आवाज़ देते हैं, व्यंजन की आवाज़ देते हैं। कैसे, सपोज कीजिए मैंने लिखा संधि, क्या लिखा, संधि लिख दिया। ये क्या है, अंकी बिंदी है, लेकिन आवाज़ किसकी दे रहा है, आधे नय की। ठीक है, तो क्या है, लिखने पर तो स्वर है लेकिन बोलने पर क्या है, व्यंजन है। ऐसे ही सपोज कीजिए मैंने लिखा अतः लिख दिया, क्या है ये, विसर्ग है, लेकिन आवाज़ किसकी दे रहे हैं, है की आवाज़ दे रहे हैं भैया। ठीक है, और जब है की आवाज़ दे रहे हैं तो यही लिखने के आधार पर स्वर और बोलने के आधार पर व्यंजन होने की ही वजह से इन्हें स्वरों की संख्या से हटा दिया गया, और हटाने के बाद इन्हें एक नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं ए योग वहा वर्ण। ए योग वहा वर्ण कहा जाता है अनुस्वार और दूसरा विसर्ग को। ठीक है, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि कम से कम स्वर, कम से कम स्वर या फिर उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, यानी कम से कम पूछ लिया जाए या फिर उच्चारण के आधार पर पूछ लिया जाए। उच्चारण के आधार पर छोड़ो, यदि आपसे कह दिया जाए बोलने के आधार पर, तो ध्यान रखना उच्चारण ही करना बोलना होता है। ठीक है, आपसे कहा जाए कम से कम स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, बोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। और 10 में छोड़े कौन कौन से जाते हैं, 2 का तो हमें पता है कि कौन कौन से हैं, अनुस्वार, विसर्ग, और तीसरा है हमारा रीरी। रीरी क्यों छोड़ा जाता है, देखो अनुस्वार और विसर्ग का तो हमें पता है कि क्यों छोड़ा जाता है, लेकिन रीरी क्यों छोड़ा जाता है। जब हम बात करें रीरी की तो हम क्या लिखते हैं, री और री, यानी अर्थात कहने का मतलब है ये तो लिखने के आधार पर स्वर थे और बोलने के आधार पर व्यंजन थे, और ये लिखने के आधार पर स्वर है लेकिन बोलने के आधार पर स्वर और व्यंजन दोनों हैं, इसीलिए इसे बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर छोड़ दिया गया और इनकी संख्या कितनी रह गई, 10 रह गई भैया। ठीक है, यदि हम बात करें मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर,
तो मात्रा के आधार पर यदि आपसे कहा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, देखो यदि उसने कहा है कि वहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 12, तो 12 सही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो स्वर है यानी जिसकी मात्रा नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो हमारा केवल एक ही स्वर ऐसा है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती और वो है ए। तो जब 13 में से हम ए को निकाल देंगे यानी 1 को निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 12। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे मात्रा के आधार पर किस स्वर को नहीं गिना जाता? ए को नहीं गिना जाता, और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, तो कौन सा है? ए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ और देखेंगे कि यानी जो हमारे स्वर हैं, यानी अभी हमने देखा कि जो हमारे स्वर हैं मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, कम से कम कितने होते हैं, और साथ ही साथ हमें पता चला कि ऐसा कौन सा स्वर है हमारा जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ए है वो यदि किसी वर्ण के यानी शब्द के सबसे आगे लिखा हुआ है तो हमें दिखाई देता है, और शब्द के बीच में आ जाए या शब्द के अंत में आ जाए हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसीलिए उसे मात्रा के आधार पर छोड़ दिया जाता है। और बात की जाए स्वरों की ही, यानी अर्थात हमारे स्वर चल रहे थे, तो आपसे कहा जाएगा कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर जो हमारे स्वरों की संख्या होती है वो होती है 12, और किसे छोड़ा जाता है? रीरी को छोड़ा जाता है। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, कम से कम, और स्वरों की संख्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारी वर्णमाला है ये किसके आधार पर रखी गई है? ये उच्चारण के आधार पर रखी गई है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी वर्णमाला है ये किसके आधार पर रखी गई है? उच्चारण के आधार पर। और इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे सबसे अंत में जाकर। ठीक है, क्योंकि अभी हमने व्यंजन नहीं पढ़े, ठीक है, उसम संघर्षी नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा। इस चीज़ को जाकर हम डेफिनेटली यानी सबसे लास्ट में जाओ, अंत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा हमें कि वर्णमाला को उच्चारण के आधार पर क्यों रखा गया है। ठीक है, देखो अभी हमें पता चला, अर्थात अब हम हेडिंग डालेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो वैसे तो होता है 7 प्रकार से, यानी जो हमारी बुकें बताती हैं वो 7 प्रकार से, लेकिन वैसे क्या कहा जाता है कि निम्न प्रकार से, क्योंकि आज तक कभी भी ये क्वेश्चन नहीं कहा गया है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। यदि आपको आता है तो आपको कितने बताना है? 7 बताने हैं। ठीक है, जिसमें नंबर 1 हमारा आता है उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर। नंबर 2 आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। तीसरे नंबर पर आता है मुख द्वार, मुख द्वार खुलने के आधार पर। और नंबर 4 आता है ओटो की। आप सभी जानते हैं कि हम देखते हैं कि होठ होते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो होठ नहीं होते, क्या होते हैं? ओठ होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ओटो की
स्थिति के आधार पर नंबर 5 आता है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर नंबर 6 आता है घोषत्व के आधार पर और नंबर 7 आता है प्राणत्व के आधार पर। ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण है टोटल 7 प्रकार से। ये ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्वरों के वर्गीकरण से, तो यानी स्वरों से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये ध्यान रखना, जिसने स्वर केवल पिछले वाले पढ़े तो वो स्वरों में यदि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संधि स्वर कौन से होते हैं, विव्रत क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है। और आप सभी जानते हैं जिसने यूपी पुलिस 2000 यानी 18 का जो पेपर हुआ था 49,000 वैकेंसियाँ, और उससे पहले जो हुआ था 42,000 वैकेंसियाँ, दोनों के पेपर यदि आपके पास रखे हैं तो उन दोनों में ही देखेंगे कि एक तो पूछा गया था मध्य स्वर और दूसरा पूछा गया था कि विव्रत स्वर कौन सा होता है। तो वो क्वेश्चन वर्गीकरण से पूछा गया था। ये ध्यान रखना, हम इसे फुल डिटेल से पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। जिसमें हम नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे, यानी नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हम उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर। यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। यानी जो हमारे स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है उच्चारण या मात्रा के आधार पर वो 3 प्रकार से किया जाता है। लेकिन बात की जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए, आपसे कहा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो हम सभी जानते हैं कि मात्राएं हमारी 2 होती हैं, एक लघु मात्रा और दूसरी गुरु मात्रा, यानी एक बड़ी मात्रा और दूसरी छोटी मात्रा। इसीलिए मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। क्योंकि उच्चारण में हम बहुत छोटा स्वर बोल सकते हैं, उससे बड़ा स्वर बोल सकते हैं और बहुत बड़ा स्वर भी बोल सकते हैं। इसीलिए जो हमारा उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से है, उसमें नंबर 1 आता है ह्रस्व स्वर, दूसरे नंबर पर आता है दीर्घ स्वर और तीसरे नंबर पर आता है प्लुत स्वर, यानी प्लुत स्वर। तो बात करें हम कि ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या है। देखो, यदि मात्रा के आधार पर पूछा जाए तो ह्रस्व और दीर्घ की बात करेंगे, लेकिन उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो हम तीनों की बात करेंगे, ठीक है। देखो, ह्रस्व माने क्या होता है, छोटा होता है, यानी अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, ए, ई, ऊ और री। ये ध्यान रखना, ह्रस्व स्वरों को ही कहा जाता है मूल स्वर। मूल स्वर, यदि हम मूल स्वर की बात करें तो हमें पता है कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं। देखो, जिसे नहीं पता मैं अभी बता देता हूँ मूल स्वर क्या है। कि जो हमारे व्याकरण शास्त्र के गुरु हैं वो 3 गुरु माने गए हैं, जिसमें नंबर 1 पर आते हैं हमारे पतंजलि,
दूसरे नंबर पर पाणिनि और तीसरे नंबर पर आते हैं कात्यायन, जिन्हें हम वररुचि नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे व्याकरण शास्त्र के 3 गुरु थे। लेकिन मैं इसमें एक बात बता दूं, जो सबसे अहम रोल था वो था पाणिनि का। पाणिनि जो औसत से भी कम दर्जे के छात्र थे, यानी अर्थात कहने का मतलब है कि वो ऐसा मान लीजिए जैसे गजनी पिक्चर के आमिर खान, कि वो जितना याद करते थे 15 मिनट याद रहा और बाद में भूल गए। ठीक है, तो उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि आप घर चले जाइए जब आपके कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उनके अंदर मन में लगन थी पढ़ाई की। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप, उनके जो गुरु थे, यानी पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो उनके गुरुजी ने कहा कि आप शिव पर्वत पर चले जाइए और शिव की आराधना कीजिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे एक देवता ऐसे हैं जो शीघ्र तो प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने तो अपने सगे पुत्र को नहीं छोड़ा तो और किसे छोड़ेंगे। ठीक है, यानी आप समझ ही गए होंगे जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। यानी अर्थात उन्हें शीघ्र प्रसन्न, यानी अर्थात जब वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनका नाम रखा गया भोलेनाथ। ठीक है, लेकिन जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो क्रोधित होने की वजह से उनका नाम रखा गया महाकाल। ठीक है, इसी वजह से ही आपको ध्यान रखना है, उन्होंने शिव की आराधना की और शिव जी यानी अर्थात भोलेनाथ बहुत भोले होने की वजह से ही बहुत जल्द शीघ्र प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद पाणिनि से कहा कि आप क्या मांगना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। तो उनका एक वाद्य यंत्र है डमरू। ठीक है, उन्होंने अपना डमरू बजाया और डमरू से 14 ध्वनियाँ निकली। 14 ध्वनियाँ यानी अर्थात नृत्या वसारम नटराज राजम ननादि ढक्कम नवम पंचवारम, यानी 9 और 5 14 ध्वनियाँ निकली, जिससे कि हमारी संस्कृत की वर्णमाला बनी। और जब संस्कृत की वर्णमाला बनी तो ये हमारे वहाँ पर मूल स्वर थे, यानी अर्थात दीर्घ स्वर नहीं थे। कहने का मतलब है मूल स्वर इन्हीं कहा गया, क्योंकि ये हमारी वर्णमाला में जब बनाई गई थी तब से शामिल हैं। ठीक है, अब पता चल गया होगा कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं। यदि बात की जाए दीर्घ स्वर की, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगे या फिर 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और एक और है हमारा जिसे हम कहते हैं आगत स्वर। नाम ध्यान रखेंगे हम इसका। ये क्या है? ये आगत स्वर है, जो मैंने इधर लिखा है ये क्या है? आगत स्वर है। ठीक है, ये यूरोप से लिया गया था, हमारी वर्णमाला का नहीं है, इसीलिए हमने संख्या कितनी लिखी? 7 लिखी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं तो 8, लेकिन ये आगत जो स्वर है ये हमारी वर्णमाला का नहीं है, इसीलिए हमने संख्या कितनी काउंट की? क्योंकि हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं अपनी वर्णमाला का, इसीलिए हमने उसकी संख्या काउंट नहीं करी। और इसीलिए कहा गया कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यदि बात की जाए प्लुत स्वर की, प्लुत स्वर क्या होता है? देखो, प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण के आधार पर किया जाता है, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर व दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब अधिक समय कैसे लगेगा? ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा खेत है। क्या है ये? ये हमारा खेत है और यहाँ पर राम जो है वो काम कर रहा है। अब उसका एक छोटा भाई है श्याम। श्याम जो है वो घर से खाना लेकर आ रहा है और यहाँ पर एक पेड़ होने की वजह से, यानी क्या? यहाँ पर एक पेड़ होने की वजह से ही कि यहाँ ठंडी छांव है। और तो श्याम ने क्या काम करा? ये 100 मीटर की दूरी है। श्याम ने राम को आवाज़ देनी स्टार्ट कर दी। तो आवाज़ कैसे देगा? राम, यही तो देगा। तो अर्थात कहने का मतलब आवाज़ जो देगा राम, यही देगा या नहीं? तो अर्थात कहने का मतलब है जो उसने खींचा वो क्या खींचा? आ खींचा। ठीक है, और मैं पर आकर ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। खींचा कौन? आ। तो यहाँ पर हमने बोला ए, यहाँ पर आ और यहाँ पर आ।
तो अर्थात कहने का मतलब जो आ है यही क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर। और क्वेश्चन कहा जाता है कि प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी को पुकारने में या फिर गाना गाने में। यानी जो हमारा प्लुत स्वर होता है वो या तो किसी को पुकारने में प्रयोग किया जाता है या फिर गाना गाने में किसका प्रयोग करते हैं हम, प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे कि हरस स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। ठीक है, और जो चीज़ आपके समझ में ना आए आप पीछे यानी हमारी वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें और दोबारा देख लें। ठीक है भैया, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके समझ में आ गया होगा, यानी उच्चारण या मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, देखो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, यदि आपने टोटल वर्णमाला एक एक भाग हमारी वर्णमाला का पढ़ लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी की वर्णमाला पसंद ही नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर मुख द्वार, ओठों की स्थिति, हवा, घोषत और प्राणत्व के बारे में। ठीक है, और इससे पहले ही मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारी वीडियो पर नए थे या नए हैं तो हमारी वीडियो को यानी अर्थात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।